हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। कल हमने यूपीएससी का यूपीपीसीएस का जो टेस्ट पेपर सॉल्व किया था, आज हम आगे बढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जो एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने कितने मेगा डाइवर्स देशों की पहचान की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 17। फिर है वन्य संरक्षण अधिनियम कब स्थापित किया गया था। तो ये 1972 में स्थापित किया गया था। ये तो बहुत नॉर्मल है, आप लोगों को याद भी होगा। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा या से वन्य जीव अति संकटग्रस्त प्रजातियों के मानदंड के अंतर्गत शामिल है। तो सबसे पहले तो ब्राउन बियर है, फिर पिग्मी हॉक है और फिर है हिमालयी मस्क डियर, मतलब ऑप्शन नंबर सी मालाबार सिवेट जो है वो नहीं है। ठीक है, मालाबार सिवेट जो है वो अति संकटग्रस्त है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसे किसान का मित्र कहा जाता है। तो ये हमने बचपन से पढ़ा है कि जो किसान का मित्र होता है वो हम केंचुआ को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पवित्र उपवन पाए जाते हैं। तो जो पवित्र उपवन है वो मेघालय की खासी एवं जयंतिया पहाड़ियों पर पाए जाते हैं और पाए जाते हैं राजस्थान की अरावली पहाड़ियों पर। तो जहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 होगा वहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सी बाह्य स्थानीय संरक्षण की विधि नहीं है। बाह्य स्थानीय आपको पता होगा इन सीटू और एक्स सीटू। ठीक है, इन सीटू में क्या होता है कि उसे मतलब जहाँ पे भी रहता है, जैसे कि जैसे सपोज दैट कि कोई मतलब कोई बहुत विशेष जानवर है जो कि उसी जगह पे रहता है, तो उसका संरक्षण क्या होगा, उसी के स्थान पर करना। ये हमारा इन सीटू होता है, जैसे कि हम बोलते हैं कि स्वस्थान है। और एक होता है एक्स सीटू, मतलब उसका संरक्षण कहीं और ले जाकर किया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्स सीटू। आपको पता होगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारा इन सीटू में आता है। राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक जो एनिमल होता है उसके संरक्षण के लिए, उसके ही स्थान को संरक्षणवास बनाने के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब बाह्य स्थानीय संरक्षण विधि नहीं है और मैंने आपको बताया कि यह इन सीटू होता है राष्ट्रीय उद्यान, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान। बाकी जो प्राणी उद्यान है, वनस्पति उद्यान है, एक्वेरियम जो है, एक्वेरियम आप जानते होंगे, जैसे कि ग्लास का बना एक रेक्टेंगल शेप होता है ना, उसमें वाटर फिल होता है और फिर उसमें बहुत सारे फिशेज रहती हैं आर्टिफिशियल। जनरली ऐसा होता है कि हम उसको मतलब डेकोरेशन के रूप में यूज़ करते हैं घरों पे। तो हमने क्या किया, बाह्य रूप से जैसे मछली जहाँ रहती थी हमने वहाँ से मछली को निकाल कर और उसे एक्वेरियम में डाला। तो एक्वेरियम क्या हो जाएगा, एक्वेरियम हो जाएगा एक्स सी टू, बाह्य स्थानीय संरक्षण। हम मछलियों का संरक्षण वहाँ पे भी कर रहे हैं, भले ही सुंदरता बढ़ाने के लिए अपने घर की, लेकिन कर रहे हैं। तो वहाँ पे बाह्य स्थानीय संरक्षण विधि हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हानि का परिणाम नहीं है। जैव विविधता हानि का परिणाम नहीं है। तो ये पहले तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पौधों और वन्य जीवों का विलुप्त होना, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, पौधों की उत्पादकता जैसी कुछ पारिस्थितिकी तंत्र प्रक्रियाओं में परिवर्तनशीलता में वृद्धि, फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें सारे ही जो होते हैं जैव विविधता के हानि का परिणाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पारिस्थितिकी तंत्र में किसी भी प्रजाति की अद्वितीय कार्यात्मक भूमिका या स्थान का वर्णन करता है। सबसे पहले तो निकेत है, फिर इकोटोन, फिर बायोम और आवास। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल करेक्ट, निकेत। निकेत जो है वो किसी भी प्रजाति की अद्वितीय कार्यात्मक भूमिका या स्थान का वर्णन करता है। बहुत ही स्पेसिफिक प्लेस होता है जिसे हम निकेत कहते हैं किसी भी जंतु या प्राणियों के लिए। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा लैंटिक जल का उदाहरण है। लैंटिक जल, तालाब, दलदल, झीलें,
ये जो हमारा है वो लैंटिक जल का उदाहरण है। सबसे पहले अब जानते हैं कि लैंटिक जल होता क्या है। तो देखिए, बेसिकली जल को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक होता है लोटिक और एक होता है लैंटिक। देखिए, लोटिक जल जो होता है ना वो प्रवाहित जल होता है, प्रवाहित जल या लैंटिक, ठीक है। लैंटिक जो होता है वो स्थिर जल होता है। और इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा हमारा लैंटिक जल है। तो तालाब, दलदल और झील क्या होता है, ये हमारा स्थिर जल होता है। लैंटिक में स्थिर जल होता है, इसीलिए अगर लैंटिक जल पूछेगा तो आप तालाब, दलदल और झील को लगाएंगे। और जब लोटिक जल पूछेगा तो आप झरने लगा सकते हैं, क्योंकि झरने का जो पानी होता है वो बहता हुआ होता है, नदियों का जो पानी होता है वो बहता हुआ होता है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे तो आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन जैसे ही आप जान जाएंगे कि लैंटिक और लोटिक में डिफरेंस क्या होता है, यू कैन सॉल्व इट ईजीली। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा पिरामिड के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो ऊर्जा पिरामिड ऊष्मागतिकी के नियमों को प्रदर्शित करता है। यह पिरामिड हमेशा सीधा होता है जिसके नीचे एक बड़ा ऊर्जा आधार होता है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो सबसे पहले तो ऊर्जा पिरामिड ऊष्मागतिकी के नियमों को प्रदर्शित करते हैं, सही है। यह पिरामिड हमेशा सीधा होता है जिसके नीचे बड़ा ऊर्जा आधार होता है, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। आगे है कौन सा स्टेटमेंट सुमेलित हमारा नहीं है, ठीक है। तो आइए इसे मैच कर लेते हैं। ये तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, सहोपकारिता, जैसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म कहते हैं, ठीक है, म्यूचुअलिज्म। तो सहोपकारिता होता है कि जब दोनों प्रजातियों को वहाँ पे लाभ हो, ठीक है, एक दूसरे पर वो दोनों निर्भर होते हैं लेकिन वहाँ दोनों को लाभ होता है, तो मतलब ये हमारा करेक्ट मैच है। फिर प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा हमारा क्या होता है, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्पिटिशन। अंतःक्रिया से क्या होता है कि दोनों प्रजातियों को, दोनों को ही नुकसान होता है। यहाँ हमें दोनों को ही लाभ होता है तो मैं प्लस कर देती हूँ, और यहाँ दोनों को ही नुकसान होता है तो मैं माइनस कर देती हूँ। फिर आगे देखते हैं, ये हमारा है अंतरजातीय परजीविता। अंतरजातीय परजीविता में क्या होता है, एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी जो होती है अप्रभावित रहती है। तो यहाँ लिख दिया नुकसान होता है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तटस्थता, तटस्थता जो हमारा होता है, क्या लिखा है उसको, न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म में होता है कि किसी भी प्रजाति को कोई शुद्ध लाभ या नुकसान नहीं होता है, तो ये हमारा सही मैच है। और बोल रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये हमारा नहीं है, क्योंकि एक प्रजाति को अंतरजातीय परजीविता में एक को लाभ होता है और दूसरे को हानि होता है। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, ये जैसे जूं हमारे सर में रहते हैं, ठीक है, रहते होंगे, किसी किसी में तो रहते ही होंगे। तो जूं जब हमारे सर में रहते हैं तो वो हमारा खून पीते हैं, तो कहीं ना कहीं जूं को तो फायदा हो रहा है लेकिन हमको तो नुकसान हो रहा है ना, राइट। और अगले इंसान को, मतलब जूं को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। ये बेसिकली परभक्षण और परजीविता का उदाहरण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जलीय जीवों के किस समूह में से ऐसे जानवर शामिल हैं जो तैराक हैं, ठीक है। अब इसमें से कौन से ऐसे जानवर हैं जो कि तैराकी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कि कौन से ऐसे जानवर हैं जो स्विमर्स हैं। तो आइए देखते हैं। तो जो नेक्टन होते हैं वो तैराक होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। जो नेक्टन होते हैं वो बहुत शक्तिशाली होते हैं और वो तेज जल में भी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर है फोटिक जोन। क्या होता है फोटिक जोन, ये हमारा मतलब एनवायरनमेंट में बहुत ये टर्म यूज़ होता है, फोटिक जोन। तो फोटिक जोन जलीय पारिस्थितिक तंत्र की क्या होती है, वह ऊपरी परत होती है जहाँ तक कि प्रकाश प्रवेश करता है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये इसका सेकंड स्टेटमेंट जो दिया हुआ है कि इस क्षेत्र में केवल श्वसन की क्रिया होती है, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों की क्रियाएं होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऊपरी परत तक भी प्रकाश की कुछ मात्रा तो पहुँच ही रही है ना। तो जहाँ प्रकाश की मात्रा पहुँच रही है तो प्रकाश संश्लेषण होना तो जाहिर सी बात है, वहाँ प्रकाश संश्लेषण भी होगा और हमारा श्वसन की क्रियाएं। तो ये हमारा गलत है, लेकिन स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारा करेक्ट है, मतलब कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
फिर अमीनपुर झील जिसे जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत देश में पहली जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये तेलंगाना में है। अमीनपुर झील जो है ना, वो पहला जैव विविधता विरासत स्थल है, ये हमारा तेलंगाना में है। आगे बढ़ते हैं, अभी तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए एक बार सारे स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। तो इसमें लिखा है, प्रवाल पर रहने वाले सूक्ष्म शैवाल जैसे कि जुक्सेंथेला का प्रवाल के साथ सहजीवी संबंध होता है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर वे उथले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ समुद्र का जल स्वच्छ एवं ठंडा होता है, स्वच्छ एवं ठंडा होता है। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट नहीं है। ठीक है, फिर अगला पढ़ते हैं, भारत के 4 प्रमुख प्रवाल भित्ति क्षेत्रों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रजातियों की विविधता में बहुत समृद्धता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये तूफानी लहरों और कटाव रोधी प्राकृतिक अवरोधक होते हैं। ठीक है, प्रवाल भित्ति, तो ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब ये हमारा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले एक बात बताइए, आप लोग प्रवाल भित्ति जानते हैं क्या होता है? हाँ, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो प्रवाल भित्ति होते हैं वो उथले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और गर्म पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ ठंडा पानी जो लिखा हुआ है, आपको पता होगा कि अंडमान निकोबार में बहुत ह्यूमिडिटी है, ठीक है, बहुत गर्मी है, तो ये वहाँ पर पाए जाते हैं। अगर आपको कोई बोलेगा कि प्रवाल भित्ति जो है वो ठंडे पानी में पाए जाते हैं, तो ये गलत है। स्वच्छ जल में पाए जाते हैं ये सही है, लेकिन ठंडे पानी में पाए जाते हैं ये गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत हो जाता है। फिर हम मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के बारे में कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के संदर्भ में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो चलिए आइए देख लेते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसे रामसर सूची के एक भाग के रूप में बनाए रखा जाता है। फिर है, लोकटक झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भारत में एकमात्र मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड स्थल है, बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा क्योंकि दोनों ही हमारा करेक्ट है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो रामसर कन्वेंशन के तहत मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स की सूची में वेटलैंड साइटों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रजिस्टर है, कह सकते हैं, जहां तकनीकी विकास, प्रदूषण एवं अन्य मानवीय हस्तक्षेप के कारण पारिस्थितिकी में क्या होता है, परिवर्तन हुए हैं या हो रहे हैं या उनकी संभावना है। ठीक है, ऐसे को हम संरक्षण प्रदान करने के लिए एक रजिस्टर के रूप में बनाते हैं और इसे रामसर सूची के भाग के रूप में बनाए रखा गया मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड को, जिसके लिए हम मतलब उस रजिस्टर में क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं पारिस्थितिकी परिवर्तन जहाँ ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, चिल्का झील को भी इस रिकॉर्ड में रखा गया था, आपको याद होगा, लेकिन इसके बाद क्या किया गया, इसकी स्थिति में सुधार होने की वजह से उसे हटा दिया गया। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक में सम्मिलित प्रदूषक हैं? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन, सल्फर ऑक्साइड और सीसा। ठीक है, ये हमारा राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक में प्रमुख प्रदूषक है। ठीक है, और याद रखिएगा मीथेन इसमें शामिल नहीं है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, गंगा डॉल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आइए गंगा डॉल्फिन के बारे में पढ़ लेते हैं। यह केवल स्वच्छ जल में पाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट। इसे 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। आगे 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, सबसे पहले पढ़ लेती हूँ। प्रजातियों की विविधता भूमध्य रेखा से ध्रुव तक बढ़ती है। फिर कारण दिया हुआ है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सूर्य प्रकाश की उपलब्धता अधिक होती है जो उत्पादकता वृद्धि में योगदान देते हैं। सबसे पहले तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है वही गलत है, क्योंकि प्रजातियों की जो विविधता होती है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ज़्यादा होगी। ध्रुवों पे तो बर्फ़ होता है, बर्फ़ में सबसे ज़्यादा विविधता जानवरों की कैसे हो सकती है, क्योंकि सबकी अनुकूलता अलग होती है ना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा कि ये हमारा रॉन्ग है और ये हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता की अवधारणा को सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जैव विविधता की अवधारणा को, ठीक है, तो जैव विविधता की जो अवधारणा हमको पता है कि वॉल्टर जी रोसेन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।